Hello, good morning, students. How are you all? I hope all are good. I am Wasim, your SSC teacher from Smart Indian Model School. Students, as you know, I completed chapter 6 in geography. Now I am going to start chapter 6 in history. बच्चों, हिस्ट्री में आप चैप्टर 5 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. इस चैप्टर में हम बात करेंगे चैप्टर 6. ठीक है ना. तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या बताया गया है. इस चैप्टर में डिस्कशन करना वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ऑनर्स. तो वीवर्स जो कपड़ा बुनने वाले होते हैं, आयरन स्मेल्टर जो लोहे को पिघलाने वाले होते हैं, फैक्ट्री ऑनर जो इंडस्ट्री के जो मालिक होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे. इस चैप्टर में ऑलरेडी बहुत कुछ है. इस चैप्टर में हमें सीखना है क्या क्या, हमें किस तरीके से इसमें बताया जाएगा. तो आप यू कैन सी द पिक. ओके, आप पिक भी देख सकते हैं इसमें. इसमें बहुत सारी पिक्स भी दी होंगी इस चैप्टर में. द वन मोर थिंग इज़ दैट, ये आप देखिएगा इसको. इसमें क्या बताया गया है, इसी चैप्टर से हमें डिस्कशन करना है. ट्रेडिंग क्या है. शिप ऑन द पोर्ट ऑफ सूरत इन द 17th सेंचुरी. तो ये 17th सेंचुरी में क्या दिखाया गया है, बिजनेस हो रहा है शिप के थ्रू. ठीक है ना. सूरत के अंदर पोर्ट एरियाज़ जो होते हैं, समुद्र के आसपास एरियाज़ को ही पोर्ट एरियाज़ बोला जाता है. इंडियन ओशन ट्रेड. डच एंड इंग्लिश ट्रेडिंग शिप्स बिगन यूजिंग द पोर्ट फ्रॉम द अर्ली 17th सेंचुरी. ये 17th सेंचुरी से स्टार्ट हो चुका था बिज़नेस करना. डच भी आए थे हमारे कंट्री के अंदर, इंग्लिश भी आए थे, और लास्ट में सबसे जो ज़्यादा रुके वो कौन रुके थे, ब्रिटिशर्स रुके थे. तो इट्स इम्पॉर्टेंस डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी. तो अभी भी देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमें समझना है इस चैप्टर के अंदर. तो डिस्कशन कर लेते हैं इस चैप्टर में और क्या क्या नई नई चीज़ें हैं. राइट, देखिए इस चैप्टर में जो बताया जाएगा कि दिस चैप्टर टेल्स द स्टोरी ऑफ द क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बाय फोकसिंग ऑन 2 इंडस्ट्रीज. तो इस चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे. इस स्टोरी में भी बताया गया है कि क्राफ्ट्स मतलब जो हाथ से चीज़ें बनाई जाती हैं उनको कहा जाता है. इंडस्ट्री के, इंडिया की इंडस्ट्री के बारे में भी हम इसमें बात करेंगे कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए थे तो उन्होंने किस तरीके से इंडिया की इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया, किस तरीके से उन्होंने यहाँ कारोबार किया. ब्रिटिश रूल आ गया था तो यहाँ की इंडस्ट्री की कंडीशन क्या हो गई थी, इसी चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे. तो अगर हम बात करें, जैसे हमारे यहाँ टेक्सटाइल और आयरन स्टील इंडस्ट्री थी पहले भी ब्रिटिश के टाइम पर. बोथ दीज इंडस्ट्रीज वर क्रूशियल फॉर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड. ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या होता है इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है. राइट, देखो वैसे तो रेवोल्यूशन आपको मालूम ही होगा किसी चीज़ में. जैसे हम सिंपल सा कह सकते हैं कि रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इट्स कॉल्ड हिंदी क्रांति, फाइट. ये होती है लड़ाई झगड़े. लेकिन सडन इंक्रीजमेंट इन एनीथिंग, किसी भी चीज़ में अचानक से बढ़ जाना, जैसे हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियों का बढ़ा, तो इसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नाम दे दिया गया. जैसे व्हीट एंड राइस का बढ़ा था तो उसे नाम दे दिया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन. क्या नाम दे दिया गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन. राइट, इसको आप याद कर लीजिएगा. जब व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन हुआ था, क्या हुआ था, व्हीट एंड राइस. ठीक है ना, राइस को आप जानते हैं ना. तो जब इसका प्रोडक्शन हुआ था तो इसमें हम सिंपल सा मानेंगे कि तो उसका नाम दिया था ग्रीन रेवोल्यूशन. अब यहाँ देखते हैं और क्या डिस्कशन करते हैं हम. मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल मेड ब्रिटेन द फॉरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन इन द 19th सेंचुरी. तो यहाँ देखेंगे हम कि इस चैप्टर में क्या बताया गया, जो मशीनों के द्वारा काम किया है, मशीनों से काम किया गया प्रोडक्शन, कॉटन का प्रोडक्शन करना, मतलब तरीके से कॉटन का वही कपड़ा बनाना, टेक्सटाइल में यूज़ किया. टेक्सटाइल जो होती है मिल, कपड़े की मिल होती हैं. तो ब्रिटेन जो था सबसे ज़्यादा आगे बढ़ता गया, इंडस्ट्रियल नेशन कहलाया जाने लगा 19th सेंचुरी के अंदर. कौन सेंचुरी का था, 19th सेंचुरी की बात चल रही है. एंड व्हेन इट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग फ्रॉम 1850s. तो फिर इसका भी प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, इसकी भी डिमांड बढ़ने लगी. राइट, आयरन की. तो यहाँ पर तक हम तो देख लिया कि फिर ब्रिटेन केम टू बी नोन एज द वर्कशॉप ऑफ, आप जान सकते हैं कि वर्कशॉप का कहा जाने लगा, इसको वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, इसको वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा. राइट, ये समझ लिए. क्वेश्चन आ सकता है कि
किस कंट्री को कहा था? ब्रिटेन को कहा गया था, तो हम कह सकते हैं राइट, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत थी और इसी का नाम जो था वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड पड़ गया। आगे देख लेते हैं क्या था। द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन हैड अ क्लोज कनेक्शन विद द कन्क्वेस्ट एंड कलोनलाइजेशन ऑफ इंडिया। ये कलोनलाइजेशन क्या होता है, ठीक है ना? कलोनलाइजेशन का मतलब क्या है, इसी के बारे में हमें देखना है कि व्हेन ब्रिटिश रूल ओवर कंट्री, ओके, जब ब्रिटिश ने खाली कंट्रोल किया हमारी कंट्री को, रूल करना शुरू किया, इसको ही क्या कहा जाता है? कलोनलाइजेशन कहा जाता था। उपनिवेश, इट इज कॉल्ड इन हिंदी उपनिवेश। इस चैप्टर में आप देख सकते हैं, इसमें आपने पहले भी देखा होगा इस चैप्टर में, राइट, यू हैव सीन चैप्टर 2। चैप्टर 2 में भी आपने स्टडी कर रखी होगी कि हाउ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरेस्ट इन ट्रेड टू लीड टू द ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी। तो यहाँ देखेंगे कि चैप्टर 2 में भी ऑलरेडी आपने डिस्कशन करा होगा। ये बताया जाता था कि जो बिज़नेस होता था इंडस्ट्री का, जो सब ब्रिटेन थे, सब लोग क्या करना आते, यहाँ बिज़नेस करने आते थे और उनका काम भी बस यही था कि वो इंडिया में आए इसी वजह से थे, क्या करना आए थे? बिज़नेस करने ही आए थे। तो इसमें और देख लेते हैं क्या है कि हाउ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरेस्ट इन ट्रेड टू लेड टू द ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी एंड हाउ द पैटर्न ऑफ ट्रेड चेंज्ड ओवर द डिकेड्स। In the late 18th century, the company was buying goods in India and exporting them to England and Europe. यहाँ समझने वाली बात है कि एक ऐसा टाइम था कि जब बिज़नेस करने से के लिए ही जो ब्रिटेन के लोग आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, वो बिज़नेस करने ही आए थे। और एक तरीके से, किस तरीके से उन्होंने कुछ सालों में ही बिज़नेस को, ट्रेड को जो चेंज कर दिया, डिकेड्स कहते हैं, 10 ईयर्स, ठीक है ना? क्या होता है? इक्वल टू 1 डिकेड। समझ आया? तो क्या बताया गया इसमें, जो 10 सालों का एक डिकेड बनता है, कुछ ही डिकेड में उन्होंने क्या चेंजेस कर दिए। बस सिंपल सा काम था। ये कंपनी ईस्ट इंडिया जो कंपनी आई थी, इसका काम था कि वो इंडिया से क्या करते थे? ख़रीदते थे, गुड्स ख़रीदते थे, रॉ मटेरियल ख़रीदते थे और किसको करते थे? इंग्लैंड को, यूरोप को क्या करते थे? एक्सपोर्ट कर दिया करते थे, राइट। समझ आया बच्चों? तो इंडिया का देखा जाता है कि इंडिया इज़ नॉन एन एग्रेरियन कंट्री, इंडिया को एग्रीकल्चरल कंट्री और एग्रेरियन कंट्री बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे रॉ मटेरियल वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो यही चीज़ यहाँ बताई गई थी, ठीक है ना? और देख लेना इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया था। क्या था उनका? बस वही बिज़नेस करना था, यहाँ से ख़रीदते थे और इंग्लैंड को, यूरोप को क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते थे। तो मेकिंग प्रॉफिट, राइट, क्या था यहाँ पे? प्रॉफिट देखेंगे। प्रॉफिट क्या था उनका कि मेकिंग प्रॉफिट थ्रू दिस सेल। इनको जो ब्रिटिशर्स थे उनको प्रॉफिट होता था। क्या होता था? जब यहाँ से सस्ते में ख़रीदेंगे दूसरी कच्चा माल, रॉ मटेरियल दूसरी कंट्री को देते थे, अपनी कंट्री में भेजते थे। With the growth of the industrial production, British industrialists began to see India as a vast market for their industrial product. यहाँ देख लिएगा ज़रा, भी बताते हैं। Over the time, manufactured goods from Britain began flooding India. How did this affect Indian craft and industries? ये समझने वाली चीज़ आती है। सिंपल से हमने क्या बताया कि ब्रिटिशर्स यूज टू बाय रॉ मटेरियल एट अ वेरी चीप रेट एंड एक्सपोर्ट टू द यूरोपियन कंट्रीज़, राइट। और उसके बाद उसका रिजल्ट क्या पड़ा? तो क्योंकि इंडिया जो थी एक ऐसी मार्केट मिल गई थी कि वो ब्रिटिशर्स यहाँ पे मशीनों से गुड्स बनाकर यहाँ सस्ते में क्या क्या करते थे? इंडिया को दिया करते थे। और उस टाइम पे यहाँ पर इंडिया में इतनी अच्छी इंडस्ट्रीज़ और मशीन्स वगैरह नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत बुरा असर पड़ता। तो यहाँ की जो, अब जाहिर सी बात है, एग्जैक्टली सिंपल सा मालूम है कि क्या बताएगा कि जब दूसरी जगह से गुड्स बनी बनाए हमारी कंट्री के अंदर आएंगी, तो यहाँ के जो क्राफ्ट्स हैं, इंडस्ट्रीज, उनका क्या हाल होगा, राइट। इसको हमें समझना है। दिस इज़ द क्वेश्चन वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमें यही देखना है, राइट। तो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू ऑल। सो इस चैप्टर में और भी हम डिस्कशन करेंगे। सो ओके, अच्छे से रीड करना है इस चैप्टर को, क्योंकि हमने बताया भी कि ब्रिटिशर्स के बारे में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भी बारे में हमने बताया कि फ़र्स्ट हमारी फैक्ट्री सूरत के अंदर सेटअप हुई थी, गुजरात के कोस्टल एरियाज़ में, राइट। और किस तरीके से उन लोगों ने अपने आप को डेवलप किया, ग्रोथ की और हमारी कंट्री को कॉलोनाइजेशन बना दिया था, उपनिवेशवाद जैसे बना दिया था। ओके, सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू ऑल। गुड बाय बेटा, टेक केयर।